हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ एटॉमिक जर्नी ऑफ इंडिया के बारे में, फ्रॉम न्यूक्लियर पावर टू न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ, कैसे फिर हमने न्यूक्लियर पावर जनरेशन शुरू किया और कैसे फिर हमने न्यूक्लियर वेपन्स को अचीव किया। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी हर भारतीय तक पहुंचे, क्योंकि ये जो कहानी है ये कहानी है एक राष्ट्र के इच्छा शक्ति की। ये कहानी है एक राष्ट्र के महान सपूतों की, एक कहानी है एक राष्ट्र के दृढ़ संकल्प की, जिसने लाख कठिनाइयाँ, लाख विपत्तियों के बावजूद जो मार्ग चुना, जिसके कारण आज हम 21वीं शताब्दी के भारत में भारत के सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी पाते हैं। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है 1930 के यूरोप से। यूरोप में साइंटिस्ट को पता चला कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जरिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और जिस एनर्जी को यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्रिएशन ऑफ एटॉमिक बम, ये सब अचीव किया जा सकता है। अगर उस समय के भारत की बात की जाए तो भारत के भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो यूरोप में हो रहे इन डेवलपमेंट पे नज़र रखे हुए थे, जैसे कि होमी जहांगीर भाभा, के.एस. कृष्णन, जावेद अहमद और शांति स्वरूप भटनागर जैसे साइंटिस्ट भारत के अलग अलग सेंटर्स पे न्यूक्लियर एंड एटॉमिक साइंस से रिलेटेड रिसर्च को अंजाम दे रहे थे। उस समय जो भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी है, वो सब सेंटर्स थे जहाँ पे इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को किया जा रहा था। 1945 में होमी जहांगीर भाभा ने इंडस्ट्रियलिस्ट जे.आर.डी. टाटा को कहा कि आप एक इंस्टीट्यूशन बना के हमें दीजिए जो कि टोटली डेडिकेटेड होगा ऑन द रिसर्च ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स। फिर निर्माण होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR बॉम्बे का, और वो बनता है हब ऑफ न्यूक्लियर एक्टिविटी इन इंडिया। फिर बहुत ही अच्छा दिन आता है 15 अगस्त 1947, जब भारत देश आज़ाद हो जाता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी यही इच्छा थी कि भारत न्यूक्लियर फील्ड में उतरे और अपनी एक पहचान बनाए। इसके लिए 1948 में पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, एटॉमिक एनर्जी बिल, और एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसके प्रथम चेयरमैन बने होमी जहांगीर भाभा। इस कमीशन ने अपने काम को आगे बढ़ाया। TIFR जो है उसने यूनिवर्सिटी सिलेबस डिजाइन किया कि फ्यूचर के जो हमारे रिसर्च ऑपरेशंस हैं उनके लिए मैन पावर, टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट हम क्रिएट कर पाएँ भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी से। उसके लिए यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी सिलेबस भी डिज़ाइन किया गया। ये जर्नी आगे बढ़ी और 1954 में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जब भारत सरकार गठन करती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे थी। इसने इस बात को इंश्योर किया, बीच का जो ब्यूरोक्रेटिक टेप है हम उससे पार हो चुके थे, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ ही एक और संस्था का गठन हुआ जिसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, जिसको लेटर कन्वर्ट करके बार्क नाम दिया गया। बार्क की ही पूर्ववर्ती संस्था थी AEEET, जो कि ट्रॉम्बे में स्थापित की गई थी, और इसके भी प्रथम डायरेक्टर बने होमी जहांगीर भाभा। अब जब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और ये AEET मिलके आगे बढ़ी और इन्होंने एक प्रोग्राम कंसीव किया जिसके तहत भारत का ही नहीं पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम रखा गया अप्सरा। ये नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही सजेस्ट किया हुआ नाम था,
और अप्सरा रिएक्टर 1956 में पंडित नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया। अप्सरा रिएक्टर बार्क ने एक स्विमिंग पूल टाइप का रिएक्टर बनाया था, जो कि टोटली भारत के अंदर ही बनाया गया था फॉर रिसर्च एंड स्टडी पर्पस। इसके बाद भारत को विदेश से सहयोग प्राप्त होता है और जो अगला रिएक्टर भारत में बनता है उसका नाम था साइरस। साइरस स्टैंड्स फॉर कनाडा इंडिया रेक्टिफायर विद द असिस्टेंस ऑफ यूएस। जी हाँ, साइरस रेक्टिफायर को बनाने, जो आपका रिएक्टर था उसको बनाने में जो भारत को सहयोग मिला था वो कनाडा से मिला था, और जो यूएस ने भारत को हैवी वाटर प्रोवाइड करवाया था मॉडरेटर के रूप में, जिसको यूज किया जाना था इस रिएक्टर में। फिर ये रिएक्टर भी देश को सौंपा गया और तीसरा रिएक्टर फिर बार्क ने बनाया जिसका नाम था जर्लिना। जो जर्लिना रिएक्टर था, जर्लिना स्टैंड्स फॉर जीरो एनर्जी रिएक्टर फॉर लैटिस इन्वेस्टिगेशन एंड न्यू असेंबलीज। इन तीनों रिएक्टर का, अप्सरा, साइरस और जर्लिना का टोटली पर्पस था रिसर्च एंड स्टडी। इन तीनों रिएक्टर को जब बार्क ने बनाया, भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बहुत कुछ पता चला न्यूक्लियर साइंस के एक्सपेरिमेंट से, तो भारत सरकार ने एक गोल बनाया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये टारगेट रखा गया कि भारत में 250 मेगावाट एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के मदद से। इसके लिए टेंडर निकाला गया और कंपनियों को कहा गया कि जो इच्छुक हो इस टेंडर को भरें। इस टेंडर के जवाब में बहुत सारे इंटेंट भारत सरकार को मिले और यहाँ से फाइनलाइज हुआ भारत का पहला कमर्शियल पावर प्लांट, जो कि स्थापित हुआ तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में आज भी पावर प्लांट है, जो भारत का कैपेसिटी के हिसाब से 4th लार्जेस्ट पावर प्लांट है। ये डील 1963 में भारत सरकार और यूएस गवर्नमेंट के बीच में हुआ और इस डील के तहत जो 1969 है वहां से पावर प्रोडक्शन शुरू हो गया था। सिमिलरली एक डील होता है कनाडा की जो एजेंसी थी कैनडू और भारत सरकार के बीच में, और भारत का दूसरा न्यूक्लियर प्लांट जो तैयार होता है वो जगह थी रावतभाटा, राजस्थान। इस तरीके से भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में आप बिजली न्यूक्लियर से प्रोड्यूस किया जाने लगा था। अब हम बात करते हैं जो दूसरा पहलू ऑफ एटॉमिक था वो था न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए, भारत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके फादर थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते थे कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए। उन्होंने कुछ पब्लिक स्पीचेस भी दी थी जिसमें उन्होंने चर्चा किया था कि भारत को हर हाल में न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू जो कि प्रखर गांधीवादी थे, उनका अहिंसा पे विश्वास था और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स का त्याग कर दे, एक डिसआर्मामेंट हो जिसमें सभी देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दे और पीसफुल रास्ते को पकड़े। फिर समय बदला, पंडित नेहरू और होमी जहांगीर भाभा दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और 1960 के दशक में एशिया में भारत के रिगार्डिंग दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना हुई 1962 का भारत चीन युद्ध। चीन ने 1962 में भारत पे आक्रमण किया और उस युद्ध में भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जो दूसरी घटना थी वो था 1964 का चाइनीज न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। 1964 में चाइना ने खुद को घोषित कर दिया कि अब हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। इन दोनों घटनाओं ने भारत के सुरक्षा रणनीतिकारों पे दबाव लाया कि भारत भी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सोचे। जब पंडित नेहरू और होमी भाभा इस दुनिया में नहीं थे तो 1965 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और जो भारत की एटॉमिक जर्नी की कमांड संभालते हैं वो थे विक्रम साराभाई। अगर इन दोनों की बात करें तो शास्त्री जी और साराभाई भी बहुत बड़े गांधीयन थे। इनका भी विश्वास ये था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन परिस्थितियां तब तक बहुत बदल चुकी थी।
फिर 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी के पास ये प्रस्ताव आता है कि क्या भारत को न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहिए, तो अपने अध्ययन के बाद इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए। और इन्होंने बार्क और डीआरडीओ के साइंटिस्ट को कहा कि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उस समय का वेपन्स के लिए था, उसको हेड किया साइंटिस्ट राजा रमन ने, और साइंटिस्ट होमी सेठना को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एनरिच्ड फ्यूल की जरूरत है प्लूटोनियम का, वो आप तैयार करें। पूरी की पूरी बार्क और डीआरडीओ की टीम अपने काम पे लग गई। उसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध लड़ा गया। एक युद्ध का परिणाम यह हुआ कि थोड़ा सा न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम तो स्लो हुआ ही, साथ साथ उस युद्ध में अमेरिका ने दादागिरी दिखाने की कोशिश की और भारत के समुद्री तटों पे अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेजने की कोशिश की। इस घटना ने तो भारत सरकार को और ज्यादा दृढ़ संकल्पित बना दिया कि हर हाल में न्यूक्लियर टेस्ट होना चाहिए। भारत 1971 का विश्व जो युद्ध था वो जीतता है, और उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने कहा अपने साइंटिस्ट को कि अब आप डेट मुकर्रर कीजिए और न्यूक्लियर टेस्ट तो होगा ही। तो डेट मुकर्रर की गई 18 मई 1974 की। जो जगह चुना गया वो था पोखरण टेस्ट रेंज ऑफ इंडियन आर्मी। आर्मी को जिम्मेदारी दी गई कि आप सारे ग्राउंड वर्क को पूरा कीजिए। बार्क ने जो है वो बम का कोर इम्प्लोजन सिस्टम डिजाइन किया, डीआरडीओ ने डेटोनेशन सिस्टम डिजाइन किया, और जो इस मिशन की सेक्रेसी इतनी ज़्यादा रखी गई थी कि वहाँ पे भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को भी टेस्ट से 2 दिन पहले पता चला कि ये टेस्ट होने वाला है। अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में तत्कालीन आर्मी चीफ और जो वेस्ट कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल टीएस रैना थे, इनके अलावा किसी को मालूम नहीं था कि ये टेस्ट होने वाला है। आखिरकार वो दिन आया, उस दिन भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्ट का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है और उसकी कोई मंशा नहीं है कि वो एटॉमिक बम बनाए। लेकिन वेस्ट इतना मूर्ख नहीं था। जो यूएन है उसने भारत के टेस्ट की आलोचना की, और जो सुरक्षा काउंसिल के परमानेंट मेंबर थे उनके अलावा भारत पहला देश ऐसा बन चुका था जिसके पास न्यूक्लियर सहूलियत। भारत के टेस्ट के जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और इस संस्था को ये टास्क दिया गया कि आप इंश्योर कीजिए कि भविष्य में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रसार ना हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विभिन्न देशों के हाथों में ना पहुंचे, जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो भी विभिन्न देशों के हाथों में ना पहुंचे, कि कुछ देशों के पास ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सहूलियत बचे। उस समय जो भारत में पावर प्लांट रन कर रहे थे वो मेनली कनाडा और यूएस के हेल्प से रन कर रहे थे, और इन दोनों देशों ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया और कहा कि भविष्य में आपके साथ कोई भी न्यूक्लियर कॉपरेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। 1980 के दशक में भारत ने स्वदेशी निर्मित पावर प्लांट के ऊपर जोर दिया, और 1985 में भारत का फुल्ली इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर प्रोडक्शन शुरू हुआ कल्पकम तमिलनाडु में। फिर भारत ने रूस के साथ डील किया और कुंडाकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना की। अन्य जगह पे भी पावर प्लांट बने, जैसे कि तापी गुजरात में, और फिर आपके कैग कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, और पूरे भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ से न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना शुरू हो चुका था। जो
दूसरा पहलू था वो था भारत का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए, भारत की जो पहली न्यूक्लियर टेस्ट थी वो प्लूटोनियम आधारित थी और उसका यील्ड भी काफ़ी कम था। लेकिन 1980 आते आते भारत सरकार के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ कि आप एक और न्यूक्लियर टेस्ट कीजिए। 1980 के दशक में शुरुआत में प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ऊपर यूएस की तरफ से दबाव था कि अगर आप और न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, इसके परिणाम स्वरूप जो पूरा साउथ एशिया है वहां पे एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगा, इसीलिए अच्छा होगा कि आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। देखिए, राजीव गांधी के अंदर भी एक अनिच्छा थी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की। उसके दो कारण थे, एक तो उनका कहना यह था कि परमाणु अप्रसार होना चाहिए और दूसरा उनका ये मानना था कि अगर अभी भारत न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जाता है तो भारत को जो अन्य सेक्टर में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिलने वाली है वेस्ट से, शायद वो मिलना बंद हो जाएगा। तो आधुनिक तकनीक के लिए जो उस समय भारत में आईटी रिवॉल्यूशन हो रहा था, टेलीकॉम में, कंप्यूटर्स में, उसको आगे बढ़ाने के लिए राजीव गांधी न्यूक्लियर से थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन 1985 आते आते भारत सरकार के पास पुख्ता इंटेलिजेंस थे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो भी किक कर रहा है और वो एक ऐसे स्टेज की ओर बढ़ रहा है जहां पे वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। उसके बाद राजीव गांधी ने एक कमेटी का गठन किया और जब उस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत के पास 70 से 90 एटॉमिक वॉरहेड्स होने चाहिए। और राजीव गांधी ने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्होंने इस बात के लिए हामी भरा कि हमें भी अगेन एक न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। और उस समय एक और अच्छा बात क्या हुआ कि जो बार्क है उसने एक रिएक्टर बनाया था जिसका नाम था ध्रुव रिएक्टर के पास ये कैपेसिटी थी कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम तैयार कर सकते थे, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा सकता है। फिर 1991 का दौर आता है जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने डीआरडीओ और बार्क के वैज्ञानिकों को कहा कि आप आगे बढ़िए और अपनी तैयारियां पूरी कीजिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है बम के एक्सप्लोजन के लिए, डेटोनेशन के लिए, जो आपका इनरिच्ड फ्यूल है वो सब तैयार करके आप रखिए, हम एक डेट देखेंगे और उस डेट को न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करेंगे। लेकिन उस समय के दौर में जो यूएस के सैटेलाइट्स थे वो भारत के चक्कर लगाते रहते थे, खास करके भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अपडेट्स जानने के लिए। कैसे न कैसे उन जासूसी सैटेलाइट के मदद से, ग्राउंड इंटेलिजेंस के मदद से यूएस को पता चल चुका था कि भारत एक न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। यूएस के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन फोन करते हैं पीवी नरसिम्हा राव को और कहते हैं, नरसिम्हा जी हमें सब पता है आप क्या करने वाले हो, आप ये टेस्ट रोक दो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भारत की जो वित्तीय स्थिति थी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, भारत के ऊपर आईएमएफ का लोन था और मजबूरी में पीवी नरसिम्हा राव को ये न्यूक्लियर टेस्ट की फाइल जो है वो ठंडा बस्ता में रखना पड़ा। फिर समय बीता, नरसिम्हा राव के बाद जो आने वाले 2 साल हैं उसमें भारत के 3 प्रधानमंत्री बने। वो घोर अस्थिरता का दौर था और जब वो दौर बीता तो 1998 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनावों से पूर्व ये घोषणा कर रखा था कि अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम भारत को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर करेंगे और एटॉमिक वेपन टेस्ट जरूर करेंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको हेड कर रहे थे आर चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम, और इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप न्यूक्लियर टेस्ट के साथ आगे बढ़े। इस टेस्ट का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति और इस टेस्ट की डेट रखी गई 11 मई 1998। जब इस टेस्ट को कंडक्ट करना था फिर से पोखरण टेस्ट रेंज ऑफ इंडियन आर्मी को सेलेक्ट किया गया
और जो ग्राउंड वर्क के टेस्ट के वो सारे काम करने की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी की थी। इंडियन आर्मी ने ग्राउंड वर्क किया, डीआरडीओ ने डेटोनेशन सिस्टम बनाया, बार्क की तरफ से फ्यूल और एक्सप्लोजन डिवाइसेज आई, और उसके बाद 11 मई 1998 को भारत ने शक्ति ऑपरेशन के नाम पे जो पहले 2 एक्सप्लोजन हैं उनको अचीव किया। एक्सप्लोजन के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी टेलीविजन पे आए और उन्होंने घोषणा किया कि भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। इस घोषणा से फिर से एक बार चौधरी साहब यानी अमेरिका को धक्का लगा। उसने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए और उसके जो सहयोगी देश थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया। जो इस इलाके का चौधरी है चाइना, उसने बहुत भर्त्सना की इसकी कि भारत ने ये न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरे रीजन के सिक्योरिटी को खतरा में ले आया है। लेकिन भारत सरकार का यही हमेशा से था कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। अगर हमें खतरा महसूस होगा कि दूसरा देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है तभी हम अटैक करेंगे, नहीं तो हम अटैक नहीं करेंगे। इसके साथ भारत अब दोनों ही क्षेत्रों में, परमाणु जो ऊर्जा है उस क्षेत्र में भी और परमाणु जो हथियार है उस क्षेत्र में भी संपन्न बन चुका था। जो यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस थे उनका कोई खास असर नहीं हुआ भारत की अर्थव्यवस्था पे, और भारत की अर्थव्यवस्था उस समय भी 6-7% के दर पे ग्रो कर रही थी। फिर भारत के न्यूक्लियर जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है 2008। अमेरिका अभी तक भारत के न्यूक्लियर जर्नी का सबसे बड़ा विलेन था, जो सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहा था हर टेस्ट के बाद। वही अमेरिका आगे बढ़ के भारत को एक डील ऑफर करता है जिसे बोला जाता है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय शुरू होता है। इस डील के तहत अमेरिका के तरफ से ऑफर यह होता है अपने सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर साइट्स को टोटली अलग कर दें, और आप यहाँ पे जो सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको मॉनिटरिंग करने दे इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा, और इसके जवाब में हम आपको बहुत सारे कंसेशन देंगे। और भारत को वो कंसेशन मिले भी, जैसे कि भारत को एनएसजी का ऑलमोस्ट मेंबरशिप के जैसे राइट्स मिल गए हैं कि भारत अलग अलग जगह से न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाई कर सकता है, जो भारत मिसाइल कंट्रोल रिगाइम है उसका हिस्सा बन सकता है, जो सप्लायर्स का ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, वेस्टनर ग्रुप है, उनका भारत हिस्सा बन सकता है, और भारत जो है वो यूएस से न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीद सकता है। इस डील ने भारत को एक तरीके से मुख्य धारा में ले आया जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ऐसा ही एक डील भारत और फ्रांस के बीच में भी हुआ है, जिसके तहत जो भविष्य में भारत और फ्रांस मिलके न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। अगर आज हम बात करें तो भारत के पास आज टोटल 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनमें 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनकी कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो करीब 9000 मेगावाट के आसपास है। भारत में अभी तकरीबन 11 न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि भारत के न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को डबल कर देंगे 2032 तक। उसके बाद भारत ने बहुत सारे और पाइपलाइन में योजनाएं रखी हैं जिसमें कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। अलग अलग एस्टीमेट्स के तहत माना जाता है कि भारत के पास करीब 200 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, और भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास ये क्षमता है कि वो जमीन, आसमान और समुद्र तीनों ही जगह से न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कहानी बताई वो ओवर द ईयर्स कैसे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा उसके बारे में था। आई होप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।